इंडस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड ये हमारा आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, शॉर्ट में पीएसयूज उनको कहा जाता है या पीएसईज। ये क्या है? ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां क्या है। चलिए देखते हैं उसकी डेफिनेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज इन विच द फाइनेंस, प्रोडक्शन, शेयर एंड मैनेजमेंट इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा उद्यम जिसमें उसका जो पूरा वित्तीय प्रबंधन है, फाइनेंस है, उसका प्रोडक्शन, उसमें जो भी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका सेल और उसमें पूरी मैनेजमेंट, इन सभी बातों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो ऐसी इंटरप्राइज को जिसमें पूरी होल्ड गवर्नमेंट की होती है, पूरा डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट का होता है, और जिसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल ऑफ सच एंटरप्राइजेस हेड और ओन्ड बाय गवर्नमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ऐसी इंटरप्राइज जिसमें पूरी होल्ड गवर्नमेंट की है, इसके साथ साथ उसमें 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो ऐसा उद्यम, ऐसा इंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहलाता है। ठीक है, यानी ये सरकार की कंपनी कहलाई जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहलाई जाती है, जिसके लिए दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। पहली, 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास हो। दूसरी, उसमें फाइनेंस, मैनेजमेंट, सेल, प्रोडक्शन इत्यादि जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो ऐसी इंटरप्राइजेस को, ऐसी कंपनीज को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहा जाता है। इज इट क्लियर? ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। बिफोर 1947 टेक्निकली देयर वर नो पीएसयूज इन इंडिया। 1947 से पहले यदि हम टेक्निकली बात करें, टेक्निकली माने जो पीएसयू की ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, तो उस हिसाब से यदि हम बात करें तो इंडिया में कोई भी पीएसयू नहीं था। लेकिन नॉन टेक्निकली बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और रेलवे, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग थी, गवर्नमेंट का डिसीजन था। तो अगर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रेलवे को छोड़ दें तो हम उसकी बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम उनको पीएसयू में गिन सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 फॉर द फर्स्ट टाइम गेव एम्फेसिस टू पीएसयूज। 1956 की जो पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, उसमें पहली बार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में काफी डिटेल से बातचीत जो है वो की गई, और भारत में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को स्थापित करने, उनको प्रमोट करने और उनके माध्यम से देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की बात इस पॉलिसी में कही गई थी। ठीक है, अब पीएसयू क्यों स्थापित किए जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां क्यों स्थापित की जाती हैं, क्या इसके पर्पस होते हैं, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं। नंबर 1, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। यानी पीएसयू को एक बहुत बड़ा काम ये दिया जाता है कि आप देश में विभिन्न इंडस्ट्री के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से पूरे देश में ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम किया जाए। नंबर 2, जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको सेल आउट करके उससे जो उनको थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट होती है, तो उसके माध्यम से फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्रिएट करना, ताकि फिर उसकी और ज्यादा यूनिट्स, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विस की रीच आदि को जो है वो एश्योर किया जा सके। तीसरी पॉइंट, प्रमोट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इसका एक काम ये भी होता है कि पीएसयू स्थापित किए जाते हैं तो वहां लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, इसके माध्यम से समाज में जो वेल्थ और इनकम है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब लोगों के पास रोजगार होता है तो केवल अमीर तबका ही अमीर नहीं बनता, बल्कि गरीब तबके के लोगों को भी रोजगार इत्यादि के माध्यम से अपनी इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करने की जो एक अवसर है वो मिलता है। तो ये एक जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम का काम भी जो है वो करती है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड सभी लेवल के एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। प्रमोटिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, देश में रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है देश के हर कोना, हर क्षेत्र, हर इलाका
में जो विकास की प्रक्रिया है वो समान रूप से चले। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पिछड़ा है, कोई बहुत ज्यादा अगड़ा है। अगर ऐसा होगा तो रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड नहीं कहलाता। तो पीएसयू का काम है कि जो देश के पिछड़े इलाके हैं वहां पर जाकर के भी अपनी यूनिट खोलना, ताकि वहां पर भी प्रोडक्शन हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार जो है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना पीएसयूज का काम होता है। Encourage development of MSMEs and ancillary industries। MSME के माध्यम से सामान की परचेजिंग करना, सहयोगी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना, ये भी पीएसयूज का एक काम है। प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली सी बात है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेस्ट क्वालिटी में प्रोड्यूस करना, ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना, ताकि हम उनको एक तरफ एक्सपोर्ट कर सकें, दूसरा हमारी जो इंपोर्ट हम जो करते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन प्राप्त कर सकें, इंपोर्ट को कम कर सकें। अगली बात, टू ले डाउन A strong industrial base, देश में एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस को बनाना। 9वें नंबर पर मैनेज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। किसी भी देश में जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज होती है, जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, मीडिया, अल्कोहल, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक जो हैं, जो रणनीतिक महत्व के जो इंडस्ट्री होते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, उन पर भी किसी भी देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ही कब्जा होता है। तो भारत में भी जैसे रेलवे है अभी वर्तमान में, एटॉमिक एनर्जी है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस है, ठीक है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया जा सकता। 10वीं बात, इंटरनेशनल रीच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को एक एमएनसी के रूप में डेवलप करना और दुनिया के कई कोनों में जाकर के प्रोडक्शन करना और अपनी कंपनी की रीच को बढ़ाना। 11वां, फुलफिलिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस एंड प्रमोटिंग वेलफेयर। पीएसयूज में एससी एसटी रिजर्वेशन, महिला कोटा, हिंदी का डेवलपमेंट, ये तमाम बातों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जिनका ऑब्जेक्टिव भारत में है वेलफेयर करना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तो वही लक्ष्य को कैरी आउट करते हैं। जो पीएसयूज हैं वो अपने प्रोडक्ट को इस कीमत पर नहीं बेचते जिससे उनको मुनाफा हो, वो इसलिए बेचते हैं, इसलिए चीजों का प्रोडक्शन करते हैं ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, नोट के रूप में लिखा है, डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति इज नोन एज फादर ऑफ पीएसयूज इन इंडिया। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को भारत में पीएसयूज का जनक माना जाता है। इन्होंने काफी जोर दिया भारत में पीएसयू स्थापित करने। चलिए अगली बात देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पीएसयूज है दो प्रकार के होते हैं। अगर उसके पहले सी शब्द लगाए, सी पीएसयू यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू, तो ये पीएसयू दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम स्टेट पीसीएस की पर्टिकुलर कोई प्रिपरेशन करेंगे उसमें हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीपीएसयू माने सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो भारत में वर्तमान में इसकी संख्या 348 है। 348 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर देयर। इनको यदि हम क्लासिफाई करें तो इन 348 में 10 महारत्ना है जिनका लिस्ट मैं आपको सेंड आउट कर चुका हूं, नवरत्ना 14 है, मिनी रत्ना 74 है, और जो अदर जिनको कोई रत्ना का कैटेगरी नहीं मिला हुआ है वो 250 है, ठीक है। अब एक दूसरे तरीके से यदि हम क्लासिफाई करें तो इनमें से जो 348 है इनमें से ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल, ऑपरेशनल माने जो अपनी प्रोडक्शन, अपना सेल, अपना सारी एक्टिविटी जो है वो चालू है उनका, उनमें कहीं कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे पीएसयूज को ऑपरेशनल कहते हैं जिनकी संख्या 359 है। और जो नॉन ऑपरेशनल अभी बंद पड़े हुए हैं या उस मात्रा में अभी प्रोडक्शन या उसका जो वर्कआउट है वो नहीं हो रहा है, वो है 89, ठीक है। तो अब यदि हम इस ऑपरेशनल को भी क्लासिफाई करें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग, दूसरा लॉस मेकिंग। माने ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो बढ़िया परफॉर्म कर रही है और प्रॉफिट दे रही है साल दर साल, और दूसरी ओर ऐसे कुछ पीएसयू जो नुकसान में चल रही है। तो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है 186 और लॉस मेकिंग पीएसयू है 73। अब ये जो प्रॉफिट मेकिंग है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग के टॉप 5 और सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग के टॉप 5 यहां मैंने लिस्ट आउट कर दिया। तो प्रॉफिट मेकिंग में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है ओएनजीसी, दूसरे नंबर पे आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 5 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है भारत की और ये सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये देता है, उससे कम ये, उससे कम ये। उसी प्रकार लॉस मेकिंग में सबसे बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है भारत की बीएसएनएल,
इसके बाद एयर इंडिया, इसके बाद MTNL, इसके बाद STCIL, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और PEC लिमिटेड, ठीक है। तो ये 5 जो है लॉस मेकिंग और ये 5 जो है प्रॉफिट मेकिंग PSUs हैं। चलिए हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1, माउंटिंग लॉसेस ड्यू टू सब्सिडी, CSR, सोशल ऑब्लिगेशन, कंपटीशन एक्सेट्रा। हमारे यहाँ जो PSU जो उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम देख चुके हैं कि लगभग यहाँ 73 PSU जैसे हैं जो नुकसान पे जा रही है। माउंटिंग लॉस माने बहुत ज्यादा मात्रा, पर्वत के समान नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। और इस नुकसान का कारण क्या है? एक तो ये सरकार की कंपनियां हैं, तो जो सब्सिडी स्कीम सरकार लागू करती है वो सब्सिडी स्कीम इनको भी लागू करनी पड़ती है। इसके अलावा इनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, इनकी अपनी सोशल ऑब्लिगेशन, कम कीमत पर चीजों को प्रोड्यूस करना है, महिला को रखना है, ST नौकरी देनी है, SC नौकरी देनी है, तमाम ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके ऊपर। और प्राइवेट कंपनीज के साथ इनका कंपटीशन, ये तमाम चीजों के साथ चलते हुए माउंटिंग लॉसेस से हमारे कुछ PSUs गुजर रहे हैं। एग्जांपल्स आर देयर, BSNL, एयर इंडिया एक्सेट्रा। नंबर 2, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये सरकारी कंपनियां होती हैं तो इनमें सरकार का हस्तक्षेप जो है वो बना रहता है, जिसके कारण जो PSU की एफिशिएंसी होती है वो प्रभावित होती है। डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, यदि कोई प्रोजेक्ट किसी PSU द्वारा बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये तमाम चीजों के कारण वो प्रोजेक्ट काफी डिले हो जाता है। चौथी बात, ओवर कैपिटलाइजेशन, सरकार की कंपनियां, पूंजी की कमी नहीं है, हद से ज्यादा पूंजी उसमें लगाया जाता है, लेकिन बाद में उस पूंजी का आउटपुट नहीं मिल पाता और कंपनी को, सरकार को, दोनों को लॉस हो जाता है। प्राइसिंग इश्यूज, प्राइसिंग इशू का मतलब यह है कि सारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस लेवल पे नहीं रख सकती जिस लेवल पर प्राइवेट कंपनीज रखती है, क्योंकि सोशल वेलफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। तो कम कीमत पर प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, सब्सिडी में बेचनी पड़ती है, और प्रॉफिट की जगह उनको लॉस होना पड़ता जो है वो भुगतना पड़ता है। एक्सेस ऑफ मैन पावर, सरकारी कंपनियां हैं, रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है, फिर वो रिक्रूटमेंट जो है बर्डन बन जाता है, जरूरत से ज्यादा मैन पावर की रिक्रूटमेंट कर ली जाती है, फिर उनको सैलरी देना, उनको वेज देना, ये तमाम चीजें, और इस प्रकार से इन तमाम चीजों से PSU को लॉस होता है। लो मैन पावर प्रोडक्टिविटी, PSU में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो थोड़ा आलस वाले लोग होते हैं, थोड़ा ज्यादा जम के काम करने वाले लोग नहीं होते, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जितनी कैपेसिटी है, वो जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, जितना माइनिंग कर सकते हैं, जितना जो भी रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, उससे कम लेवल पे उनका परफॉर्मेंस होता है। इसको कहा जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, तो वही ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इन सब के कारण, ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज की तरह एफिशिएंट लेवल का नहीं होता और उसमें इनएफिशिएंसी आ जाती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी होती है, गलती हुई तो क्यों हुई, ये काम ऐसा होना था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसमें सब लिपापोती चलती रहती है और एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे पर थोप दी जाती है और कुल मिलाकर के काम जो है वो ऐसे लेजीनेस के साथ, सुस्ती के साथ चलता रहता है। ये तमाम बड़े 10 प्रॉब्लम्स हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं। अब हम कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं कि इसको सुधारने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है। पहला एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट माने सरकार की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें सरकार की मिनिमम शेयर होल्डिंग 51% होनी चाहिए या मोर देन 50% होनी चाहिए। मान लीजिए किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार की 100% शेयर होल्डिंग है, तो अपने उस शेयर होल्डिंग को वापस जनता में बेचना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। तो एक तो डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको हम मजबूत कर सकते हैं, उनके शेयर मार्केट में बेच करके जो पैसा भारत सरकार के पास आएगा उससे PSUs की जो प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ऑफिस बिल्डिंग है, रिक्रूटमेंट है, ये तमाम समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। नंबर 2, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एक PSUs में एक स्कीम चल रही है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जो लोग निकम्मे टाइप के लोग हैं, काम करते हैं PSUs में, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उनको एक मुश्त पैसा देकर के और रिटायरमेंट दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसी से रिलेटेड एक स्कीम बैंकिंग सेक्टर में 1991-92 में लाया गया था, गोल्डन हैंडशेक। तो गोल्डन हैंडशेक इज अ पार्ट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। गोल्डन हैंडशेक में भी यही किया जाता है कि व्यक्ति को बुला करके जो है बात की जाती है, भाई जब आपकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है आप घर जाइए, आपका जितनी नौकरी बची हुई है उसका एक मुश्त पैसा हम आपको आज दे देते हैं। इकट्ठे पैसा दिया, हाथ मिलाया और चलता किया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोल्डन हैंडशेक, बहुत सारा पैसा देकर के हाथ मिला लेना, ठीक है। तो वो एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का एक पार्ट है।
और उसके बाद नए रिक्रूटमेंट करते हैं जो ज्यादा एफिशिएंट लोग हों, ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकें। तीसरी बात मर्जर। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, खास करके बैंकिंग सेक्टर वगैरह में आपस में मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे मर्ज करने से भी कैपेसिटी बढ़ती है और भी मर्ज करने से बहुत सारे फायदे हैं जो हम लोग इकोनॉमिक्स में ज्यादा डिटेल से समझेंगे। शटिंग डाउन ऑफ सिक पीएसयू। कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत बीमार हो चुके हैं, बीमार माने उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, उनको धीरे धीरे सरकार बंद कर रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट। सरकार समय समय पर कुछ पीएसयू जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ कंडीशन उनकी ठीक रही है तो उनको वित्तीय मदद सरकार बेल आउट पैकेज वगैरह दे करके उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करती है और उनकी परेशानी दूर करती है। जैसे एयर इंडिया के लिए भारत सरकार ऐसा कर रही है, ठीक है। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक से उनके लिए भारत सरकार ऐसा कर रही है, तो ये तमाम चीजें किया जाता है। छठवीं बात प्राइवेटाइजेशन। कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने से इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसका पूरा लाभ देश को भी मिलेगा। और सातवां ट्रेनिंग वगैरह का काम भी जो है वो किया जाता है। अपने जो पीएसयूज के सेक्टर में हैं उनमें बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले होते हैं, हर पीएसयू के अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनमें उनको बकायदा ट्रेनिंग वगैरह दे करके उनमें स्किल डेवलपमेंट और कैसे एफिशिएंसी के साथ काम करना है, ये तमाम चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं। ये महत्वपूर्ण गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर हमने देख लिया। अब इसी के साथ हमारा ये पूरा इंडस्ट्री का चैप्टर, उससे रिलेटेड मुद्दे ये सब कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर छूटे हैं जो आपको अपने लेवल पर धीरे धीरे जो है एक आध महीने के अंदर भी अगर आप इतना काम कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। मैं आपको कुछ होमवर्क बताता हूँ जो आपको घर पे करना है, ठीक है। आपको कुछ स्कीम्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में घर पे धीरे धीरे ये काम करते रहना, कम से कम एक दो के बारे में रोज आप घर में ये इंटरनेट वगैरह की मदद से आप करते रहिए, ठीक है। चलिए होमवर्क में हम लोग देखते हैं। आपको देखना मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या है, कब लाया गया, क्या पर्पज है इसका, अब तक इसका क्या परफॉर्मेंस रहा, ये तमाम चीजें, ठीक है, आपको करना है। दूसरा स्टार्टअप इंडिया क्या है, तीसरा इन्वेस्ट इंडिया क्या है, चौथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब होता है। वर्ल्ड बैंक इसकी रैंकिंग करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जिसमें भारत 63वें नंबर पे है 2020 में, ठीक है। इसके पहले हम 77वें नंबर पे थे, फिर 87 नंबर पे थे, ऐसे तो साल दर साल हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा होते जा रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्रयास करना, नियम कानून में ऐसी छूट देना, ऐसी व्यवस्था करना ताकि भारत में विदेशी निवेश बढ़े, भारत में देश के लोगों को भी व्यापार करना आसान हो, इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और वर्ल्ड बैंक इसकी रैंकिंग करता है तो किन किन पैरामीटर्स पे करता है, तो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग भाई आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। अगली बात इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। हालांकि हम लोग जब रेलवे और ट्रांसपोर्ट वगैरह पढ़ रहे थे तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली बेंगलोर कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई अमृतसर ऐसे कॉरिडोर, तो ये 5 कॉरिडोर है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये क्या है, ये कब बनाए गए, इनका क्या पर्पज है, कौन सा कॉरिडोर कहां से गुजरेगा, ये तमाम चीजें आप देख लीजिएगा। अगला है नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016। आईपीआर माने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 2016 क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आप देखिएगा। कुछ संस्था जो इंडस्ट्री से भारत में जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको देखना है, फुल फॉर्म देखना है, उनका हेडक्वार्टर देखना है, वो क्या काम करती है, ये सब देखना है। एसोचेम, ठीक है, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दूसरा फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड जो भी आगे फुल फॉर्म वगैरह देख लीजिएगा। नेस्कॉम, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी भारत में जितने उनका एक ग्रुप है। सीआईआई, ठीक है, तो चैम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सीआईआई। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो कि एक सोसाइटी के रूप में भारत में काम करती है और इंडस्ट्रियल सपोर्ट करती हैं, इनके बारे में आपको देखना है। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के 2 मोड होते हैं, आप डिटेल से आराम से आप घर में बैठ करके कर लीजिएगा ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। यही जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह से हम लोग करते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं, लेकिन इसके 2 मोड होते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, अदरवाइज इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको हैंडल करेंगे। अगर आप कर लेते हैं इट्स वेरी गुड, नहीं करते तो कुछ तो करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ना करें तो थोड़ा थोड़ा करें, ठीक है, एक आध महीने के अंदर करें। फिर हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल्स देखेंगे। फिर हमें देखना है एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, इसकी क्या परिभाषा है और इससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज इंडिया में है, ठीक है। ये इनमें से बहुत सारे मैटर मैंने आपको भेज दिया है व्हाट्सएप पे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बना करके, तो बहुत सारी चीजें आपको मेरे मैटर में मिल जाएंगी। एक 5, 6 या 6 पन्ने का एक मैटर भेजा और एक 10, 11 पन्ने का एक मैटर भेजा है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे आइटम आपको इनमें से मैं बता रहा हूं वो मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ देख करके उसको सॉल्व आउट कर लीजिए। जो नहीं मिलेंगे उनको उन पे आपको वर्कआउट करना है। जैसे एफडीआई क्या है, इसमें क्या क्या पॉलिसीज है इंडिया में, ये तमाम चीजें उसमें मैंने लिख दिया है। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन क्या है, हम हालांकि इसके पहले पढ़ चुके हैं,
लेकिन थोड़ा और अगर आप देख सकते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं, ठीक है, और भारत में वो 8 कोर इंडस्ट्री का क्या मतलब है ये आपको देखेंगे। फिर 2 इंडेक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आप थोड़ा और डिटेल देख लीजिए। ASI माने एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, भारत में कितनी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री कितनी, बड़ी इंडस्ट्री कितनी, ये सारा सर्वे किया जाता है। तो आपको केवल इतना देखना है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री कौन करता है और उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेल में नहीं जानना है। फिर हमें देखना है यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है, एक प्रकार से मान सकते हैं, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, ये क्या करती है, ठीक है, ये इसके बारे में आपको डिटेल्स देंगे। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये क्या है, ये मैं आपको लिख के भेज दिया हूं, ठीक है, आपको अलग से कुछ वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं भेजा उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगली बात कैटेगरीज ऑफ PSUs के 3 बड़े कैटेगरीज यहां पर लिखे हुए हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ठीक है। तो इसमें से मिनी रत्ना को तो छोड़ देना, महारत्ना और नवरत्ना, कब महारत्ना किसी कंपनी को दर्जा दिया जाता है, कब मिनी रत्ना, क्या कंडीशंस होती है, उनको क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, ये तमाम चीजें मैंने लिख करके आपको भेज दिया, उसमें से पढ़ लीजिएगा। FTA एंड रिलेटेड इश्यूज, FTA माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शॉर्ट में FTA कहते हैं इसको, ये क्या है और उससे रिलेटेड कुछ मुद्दा जैसे PTA, सेपा, सेका, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, ये तमाम चीजें, ये भी मैंने लिख के आपको भेज दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। ये इकोनॉमिक्स का मैटर है लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से बड़ा इसका जो है लेना देना है। तो ये तमाम चीजें मैं आपको भेज दिया हूं, ठीक है। भारत ने कितने देशों से FTA किया है अब तक, FTA में, PTA में, इन तमाम चीजों में क्या अंतर है, तो ये सब चीजें आप लोग जो है उसमें से देख लीजिएगा। अगली FDI रिलेटेड फैक्ट्स, ये भी मैं आपको मैटर में भेज दिया हूं, यानी भारत का किस देश से सबसे ज्यादा FDI आता है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा FDI आता है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा FDI आता है, ये तमाम चीजें मैंने आपको लिख के भेज दिया, आप देख लीजिएगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश क्या है, छोटा सा मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया। फिर डिसइन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट के क्या लाभ, क्या हानि, ये तमाम चीजें आप लोग घर में बैठ के डिटेल से धीरे धीरे करके आपको करते रहना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कहलाते हैं, पिछले वाले मेरे वीडियो भी बने हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर, आप उसमें देख सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, जिसके अंतर्गत आपका आता है ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट क्या है, ठीक है, ये तमाम चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आती हैं। तो ये क्या है आप देख लीजिएगा। टीवीज एंड एनटीवीज, टीवी का मतलब ट्रेड बैरियर्स, एंड और एनटीवी का मतलब है नॉन ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ट्रेड बैरियर माने व्यापार बाधा और एनटीवी का मतलब है गैर व्यापार बाधा। ये WTO से रिलेटेड मुद्दे हैं, जिसके बारे में जब मैं एग्रीकल्चर में WTO पढ़ाया तो वहां काफी हद तक चीजों को डिस्कस किया था, लेकिन आप अपने लेवल पे और देख लीजिएगा कि ट्रेड बैरियर्स किसको कहते हैं, नॉन ट्रेड बैरियर्स किसको कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग वर्कआउट कर लीजिएगा, और ये तमाम जो टॉपिक हम लोगों ने पिछला कवर किया उनको ध्यान से पढ़ते हुए आप लोग करेंगे, तो इससे इंडस्ट्री में आपकी ब्रॉड सेंस जो है भारत में इंडस्ट्री को लेकर के डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा एक और होमवर्क जो मैं वहां नहीं लिखा हूं, आपको बता देता हूं। अब आपको देखना है ओवरऑल इंडिया की इंडस्ट्री, ओवरऑल, अभी हमने अलग अलग देखा टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये वो, अब आपको ओवरऑल भारत में देखना है इंडस्ट्री, ठीक है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री की भारत में क्या प्रॉब्लम्स हैं, भारत सरकार ने क्या शुरुआत किए हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इंडिया में, और इंडिया और चाइना की इंडस्ट्री को लेकर के अगर आप तुलना कर सके, ठीक है, कि भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी स्लो है लेकिन चाइना में बहुत तेज है। उसके जीडीपी में लगभग 45 से 46% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है, जबकि हमारे यहाँ 22 से 23% ही इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, और लगभग 60% कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर का है इकोनॉमिक्स में। तो ये सब चीजें अगर आप कर सकते हैं इट्स बेटर, अदरवाइज इकोनॉमिक्स में हम लोग ये चीजें करेंगे ही, ठीक है। पर अगर आप थोड़ा सा ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं, चीजों को जानते हैं, तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे वो मैटर आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा, और आप अपने टीचर के साथ उस चीज में एक पॉजिटिव डिबेट करने की स्थिति में होते हैं, जब आपका नॉलेज थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इंडस्ट्री खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और इसी के साथ हमारी इंडियन ज्योग्राफी भी आज समाप्त हो जाती है। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा टॉपिक्स बचा हुआ है, डेमोग्राफिक्स, ठीक है। डेमोग्राफिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो एक तो पॉपुलेशन वगैरह पढ़ते हैं, एजुकेशन वगैरह पढ़ते हैं, सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट पढ़ते हैं, फिर रेस पढ़ते हैं, एथनिसिटी पढ़ते हैं, ट्राइब्स पढ़ते हैं, ये तमाम चीजें उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उस चैप्टर को मैं अभी यहाँ पर नहीं करूँगा, कभी हम आने वाले समय में उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 2021 का नया सेंसस आने वाला है। तो नया सेंसस आ जाए तो उसमें नए आंकड़े आते हैं,
तो नए आंकड़ों के साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक हम लोग कुछ वेट करते हैं, और यहाँ तक मैं जो है इंडियन इंडस्ट्री को यहाँ पर मैं और पूरा इंडियन ज्योग्राफी को मैं यहाँ पर समाप्त मानता हूँ। कुछ थोड़ा मोड़ा छोटे मोटे टॉपिक यदि बचे होंगे, डू इट योरसेल्फ। और इसके बाद अब हम लोग कल से शुरू करेंगे जो है वर्ल्ड की रीजनल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट्स को उठाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट उठाया, पहले मैं उस पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी ज्योग्राफी, उसकी इकोनॉमिक्स, उसकी डेमोग्राफिक्स, ठीक है, उसकी पॉलिटिक्स, थोड़ा सा एक ओवरलुक हम लोग उसका लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, फिर उसकी कुछ ज्योग्राफी समझेंगे, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन सी रिवर, ये तमाम चीजें। फिर कुछ इंडिविजुअल कंट्री जो उसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे साउथ अफ्रीका है, तो थोड़ा सा हम साउथ अफ्रीका के बारे में देखेंगे, ठीक है। कुछ देखेंगे इजिप्ट है, चाड है, नाइजर है, तो कुछ इंडिविजुअल 2-4-5 कंट्रीज के बारे में देखेंगे। और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पांचों कॉन्टिनेंट कंप्लीट करेंगे, और हमारा जो वर्ल्ड का रीजनल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट होगा, और इसी के साथ हमारी टोटल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे लगता है आने वाले 7-8 दिनों में हम ये सारा काम कर लेंगे। आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए, इसका यूटिलाइजेशन कीजिए, और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए और उसमें सफलता प्राप्त कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये चैप्टर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।